ये कहानी किसी युद्ध की नहीं, न ही किसी विदेशी आक्रमण की। ये कहानी है उस वक्त की जब देश के भीतर ही देश को कैद कर लिया गया। अखबारों की शाइयों पर ताला जड़ दिया गया। हजारों आवाज़ों को जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया और आम आदमी को यह भी नहीं पता था कि अब उसकी आज़ादी उसके पास नहीं रही और लोगों की जबरन नसबंदियां कराई गई। तो चलते हैं अपनी वीडियो में और जानते हैं कि लोकतंत्र को किस प्रकार से कुचला गया था 1975 को। नमस्कार दोस्तों, आपातकाल किस कारण से लगता है? आपातकाल लगने का कारण बाहरी आक्रमण या देश में युद्ध होना या विद्रोह होना, यही कारण से आपातकाल लगाया जाता है। भारत के अंदर 3 बार आपातकाल लग चुका है। पहला वाला आपातकाल 1962 में लगा, जो कि चीन युद्ध के दौरान लगा, और दूसरा वाला लगा 1971 में, जो कि पाकिस्तान युद्ध के साथ हुआ। तीसरा वाला लगा 1975 के अंदर। तो जानेंगे कि आज की हमारी इस वीडियो में कि 1975 में ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ आ गई, इस वजह से उनको आपातकाल लगाना पड़ा। तो जानते हैं अपनी वीडियो में। तो हम 1975 से थोड़ा पीछे चलते हैं। सन 1971 मार्च 1971 को देश में आम चुनाव हुए, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी को बहुत ही अच्छी जीत मिली थी, जिसमें से कुल 518 सीटों में से 2/3 यानी कि 352 सीटें ओनली फॉर कांग्रेस को मिली और कांग्रेस की बहुत ही ज़बरदस्त जीत हुई। इस चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा से उनको 1 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनी गई इंदिरा गांधी को। राजनारायण उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पक्का समाजवादी नेता थे। इनके इंदिरा गांधी के साथ कई मामलों में मतभेद चलते रहते थे। इसलिए वे बार बार इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़ते रहे, लेकिन वे हर बार ही हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसे ही साल 1971 के अंदर फिर से रायबरेली से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इसमें भी वापस उनको हार का ही मुंह देखना पड़ा, लेकिन इस बार उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। यहीं से शुरू होता है लोकतंत्र का उथल पुथल का दौर। इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रसिद्ध वकील शांति भूषण थे। इन्होंने राजनारायण की याचिका में इंदिरा गांधी के खिलाफ लिखा कि उन्होंने सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया और इन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया इंदिरा गांधी पर। फिर उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले में कहा, अदालत के 6 साल तक आप कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकते हो। अब ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी के पास अब राज्यसभा में जाने का भी कोई रास्ता नहीं बचा। अब उनके पास ओनली फॉर प्रधानमंत्री पद को छोड़ने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचा कि वे प्रधानमंत्री के पद को किसी और को सौंप दे। अदालत के फैसले से इंदिरा गांधी को थोड़ी बहुत राहत मिली है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक नई व्यवस्था अर्थात प्रधानमंत्री बनने तक जब तक आपको 3 हफ्तों की मोहलत दी जाती है।
फिर इसी समय कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष के बरावान ने अपने सुझाव में इंदिरा गांधी को बोला कि अब आपको प्रधानमंत्री पद को किसी और को सौंप देना चाहिए, क्योंकि आपके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा और आप कांग्रेस के ही अध्यक्ष बन जाओ। फिर उन्हीं 3 हफ्तों की मोहलत को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी इंदिरा गांधी से मिलने गए, जो कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री आवास में चल रही चर्चा में बैठे थे। उसी समय संजय गांधी ने अपनी मां को बुलाया। संजय गांधी ने इंदिरा गांधी को समझाया कि अगर आप ये पद किसी और को सौंप दोगे तो वे व्यक्ति फिर कभी भी इस पद को नहीं छोड़ेगा और आपकी जो सत्ता के अंदर बनाई हुई पावर वो ख़त्म हो जाएगी। फिर इंदिरा गांधी ने अपने बेटे संजय गांधी के जो तर्क थे उनसे सहमत होकर उन्होंने फैसला किया कि अब जो उनको 3 हफ्तों की मोहलत मिली उनका फ़ायदा उठाया जाए। उनका फ़ायदा उठाते हुए इंदिरा गांधी ने इस चुनौती को सुप्रीम कोर्ट के अंदर दे दी। इस केस की सुनवाई जज जस्टिन वी.आर. कृष्ण अय्यर ने की। अपने फैसलों में कहा कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले थे उनको पूर्ण तरीके से तो रोक नहीं लगाया जा सकता ही। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद पर बने रहने की अनुमति तो है, अंतिम फैसला नहीं आ जाता है जब तक आप संसद में मतदान नहीं कर सकते हो। और इसी के साथ बिहार और गुजरात के अंदर छात्रों का आंदोलन बहुत ही ज़्यादा उग्र हो रहा था, वो भी कांग्रेस के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अगले ही दिन यानी कि 25 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण की रैली के अंदर इंदिरा गांधी के ऊपर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया गया। और इसी रैली के दौरान विद्यार्थियों, छात्रों, सैनिकों और पुलिस वालों से अपील की गई कि इस दमनकारी सरकारों का पालन ना करें आप, क्योंकि कोर्ट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद से हटने को बोल दिया है। और इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे देश में जन आक्रोश बढ़ा हुआ है। इसमें छात्र और विपक्षी नेता ये सभी के सभी एकजुट हो गए। बस इन छात्रों और संपूर्ण विपक्षी नेताओं के आधार पर इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा का फैसला किया। ये आपातकाल लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली से सहमति और हस्ताक्षर करवाकर अनुच्छेद 352 के तहत 25 जून 1975 को ये आपातकाल की घोषणा करते हुए कहा, यह कहते हुए कि आंतरिक और बाहरी संबंध अभी खराब हो रहे हैं। वैसे तो इंदिरा गांधी को गरीबों के बीच में एक मसीहा के रूप में माना जाता था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने गरीबों और दलित लोगों के लिए उन्होंने बहुत सारी नई व्यवस्था, नई योजनाएं लागू की थी। उन्होंने 1971 के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, जिसका उद्देश्य था कि गरीबी को हटाना है और लोगों के स्तर में सुधार करना है। और इंदिरा गांधी ने कृषि विभाग पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। जो लोग कृषि के अंदर थे उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया और गरीबों के लिए वैसे एक तरीके से मसीहा थी। उन्होंने लोगों के उद्योगों में भी वृद्धि करवाई। इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 के अंदर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया। इसका उद्देश्य था कि जो प्राइवेट बैंक थी उनका राष्ट्रीयकरण कराया गया। ये भारत के आर्थिक विकास का सबसे बड़ा फैसला था। इसका उद्देश्य था कि बैंकिंग क्षेत्रों को सामाजिक नियंत्रण में लाना था। ऐसा क्या हुआ था जो कि गरीबों और दलित लोगों के लिए इंदिरा गांधी एक मसीहा के रूप में थी, जो कि अब लोग उनको कांग्रेस पार्टी से हटाने के लिए बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए बोल रहे हैं। तो जानते हैं कि आम जनता की क्या हालत थी।
आपातकाल लागू होने के कारण लोगों की स्थिति काफ़ी खराब हो गई और आम जनता की स्वतंत्रता को उनसे छीन लिया गया और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और जितने भी विपक्षी नेता थे उनको जबरन जेलों में डाल दिया गया। और उनके अलावा उन चुनावों को भी रद्द कर दिया गया और लोगों को डराने और धमकाने के लिए उन्होंने पुलिस और सेना का सहारा लिया और कई सारे लोगों को बिना किसी गलती के भी बेवजह उनको जेल में डाल दिया गया। आपातकाल ने सभी वर्गों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। इस आपातकाल के दौरान सरकार ने नसबंदी की योजना को भी लागू कर दिया। इसमें जनसंख्या वृद्धि को कम करना था। लेकिन इस जबरन नसबंदी में लोगों के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ। इस दौरान सरकारी अधिकारियों द्वारा लोगों को, विशेषकर गरीब और दलित लोगों को जबरन नसबंदी कराने के लिए मजबूर किया गया। इस दौरान मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1 करोड़ 10 लाख लोगों की नसबंदी कराई गई थी। उनमें कई जगहों पर चिकित्सकों की लापरवाही की वजह से 2000 लोगों की इनमें मौत भी हो गई थी। ये आपातकाल पूरे 21 महीने तक चला। इस 21 महीने के अंदर लोकतंत्र को बहुत ही बुरी तरीके से कुचला गया। इसलिए लोगों के दिलों में आज भी 1975 का वो दौर याद है, किस प्रकार लोकतंत्र को कुचला गया, किस प्रकार लोकतंत्र का फायदा उठाया गया। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्वक और अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।